Students, this is the video number 11 of magnetic effect of current. ओके बेटा, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, देखो आपको ये पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है कोई, अगर मान लीजिए कोई आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, ये अपने आसपास बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ 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 ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास सराउंडिंग में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और मैं पहले से आपको एक बात बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरैक्ट होती है। तो फील्ड में जो इंटरेक्शन होता है वो सिमिलर फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट होती हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हमें देखना है कि हम पहले से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही बना रखे हम, ठीक है ना, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। तो क्या करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई फोर्स काम करेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ऑलरेडी फील्ड यहाँ पर बनी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से बनी हुई है और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या अपने आसपास प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा तो इस वायर पर एक फोर्स काम करेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स काम करना शुरू कर देगा। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। कैसे करता है, इन चीज़ों को मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें वही कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर वो करंट कैरी कर रहा है, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हम देखेंगे कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स काम करेगा जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। उसी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड में चला रहे थे, सिंपल एक चार्ज पार्टिकल को। चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में चल रहा था, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल आप चला रहे थे, तो जब प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा था तो वो भी क्या कर रहा था, वो उस पर भी एक फोर्स लग रहा था जिसको बोलते थे मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्यू वी क्रॉस बी लगेगा, ये आप सब कैलकुलेट कर चुके हो। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर ने नहीं बनाया, याद रखना। इस वायर की तो अपनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पहले से बनी हुई है, उसमें ये रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद ये वायर अपनी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो आपकी फील्ड दी गई उससे इंटरैक्ट होगी, फोर्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि वास्तव में हो क्या रहा है और किस तरीके से फोर्स कंडक्टर पर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ बनाया है, देखो यहाँ पर हमने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड और जिसकी डायरेक्शन है राइट साइड है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझते हो। और हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया जिसकी लेंथ L है, उस स्ट्रेट कंडक्टर को हमने यहाँ रख दिया। और यहाँ से हमने क्या है, आपको पता है कि कंडक्टर पूरा का पूरा है, तो हमने क्या किया, इसको बैटरी से हम कहीं कर देंगे कनेक्ट, इधर से इधर पॉजिटिव होगा बैटरी का, इधर निगेटिव होगा बैटरी से। तो करंट ऐसे फ्लो करती हुई इस कंडक्टर में फ्लो करेगी, इधर से आएगी, इधर से निकल जाएगी, फिर बैटरी से होता हुआ फिर ऐसे करंट का फ्लो बनेगा। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा जी, तो आपने कहा इसकी लेंथ L है और इसमें करंट I फ्लो कर रही है। आपको पता है कि इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। हमने एक लाइन से दिखाया हुआ है क्योंकि हम करंट को लाइन से ही दिखा पाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा वायर है, ये L लेंथ का वायर है। अब आप बताइए, अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो जो कंडक्टर में मेन चार्ज फ्लो हो रहा है रियली में, वो तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलेंगे, क्योंकि वास्तव में रियल में फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, vd है, तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन चार्ज है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ही ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है।
और आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो कंडक्टर के अंदर भी चार्ज पार्टिकल ही तो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में होता है तो कोई फोर्स काम नहीं करता, लेकिन अगर करंट फ्लो कर गई, प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, 10⁴ और के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। आपको पता है जब करंट आपने बैटरी लगा दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर एक साथ फोर्स काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स काम करेगा, इसका मतलब कंडक्टर पे फोर्स काम कर रहा है। तो इसी फोर्स का हम कैलकुलेशन करेंगे। वास्तव में हमारा जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट है उसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर में जब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जब मूव करता है उसकी वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। यानी चार्ज पार्टिकल कहाँ चल रहा है, ऊपर की तरफ है। फील्ड कहाँ बना है, राइट साइड में बना हुआ है। ठीक है बेटा जी। अब अगर आपसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कहाँ पर है, चार्ज पर लगने वाला फोर्स कहाँ पर है, तो आप कैसे निकालोगे। आप कहोगे कि सर हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी फील्ड होती है उधर की तरफ हम क्या करते हैं, राइट हैंड अपना जो है पाम फेस रखते हैं। राइट हैंड पाम फेस रखेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो राइट हैंड पाम फेस, और अपने 4 फिंगर की जो टिप को वो वेलोसिटी के अलॉन्ग कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे, देखोगे थंब आपका जाएगा इनवर्ड जाएगा। आप अपनी कॉपी में एक पिक्चर बनाकर देखना, तो पाम फेस कहाँ करना, पाम फेस करना मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग कर देना, ठीक है, राइट हैंड का। और अपना टिप जो है वो रखना कहाँ पर, वेलोसिटी के अलॉन्ग रखना। तो आपका थंब जो है अंदर की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया है कि जो राइट हैंड का रूल है, पाम रूल है, वो पॉजिटिव के लिए हमने बताया था आपकी। और हमने कहा कि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो डाउनवर्ड होता, नो प्रॉब्लम। तो हमारा राइट हैंड जो पाम रूल है, जो थंब रूल है, उसके हिसाब से थंब के अलॉन्ग जो है डायरेक्शन हमको मिलती। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो थंब अगर इनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम फोर्स बना दे रहे हैं, आप लोग उसको देखिए। तो ये हमने फोर्स बनाया यहाँ पर, ये आउटवर्ड है, हम प्लेन में ही दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तरीका नहीं दिखाने का, ये ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा FM वही। अब वास्तव में ये जो फोर्स है टुवर्ड्स द रीडर है, आपके फेस की तरफ ये फोर्स आएगा 3D में, ठीक है बेटा जी। इलेक्ट्रॉन इसलिए हमने इसको अपवर्ड दिखाया है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लेना। बस यही जो आपका फोर्स है एक इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ है, ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सब पे ही फोर्स लगेगा, ठीक है बेटा जी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका फोर्स होगा कितना होगा, जो आपका फोर्स होगा, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स आपका होगा FM इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, QV क्रॉस B होता है। Q कितना है, E इंटू V क्रॉस B, ठीक है बेटा जी। ये आपका फोर्स हो गया। E क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा जी, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या किया, अगर इनको लिखें हम और इन मैग्नीट्यूड, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन की बात किया मैंने, ठीक है बेटा जी। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है बेटा जी। अगर हम बात करें इन मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, FM इक्वल टू व्हाट, E, अच्छा ये आपका V आपका VD है, EVD B है बेटा जी, और क्रॉस है तो आएगा साइन थीटा आ जाएगा ये। तो आपने कहा कि EVD B साइन थीटा, ये आपका मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और थीटा क्या है, वेलोसिटी और B के बीच का एंगल है। तो ये तो आप समझ रहे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ये हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि पूरे के पूरे वायर में तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भरा हुआ है,
तो पूरे के पूरे वायर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए, अगर ये मिल जाता है हमको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब पर फोर्स काम कर रहा है, तो उनको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा जी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो स्मॉल एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये पूरे के पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल इंटू ए, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने वॉल्यूम में हम स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम ए एल, पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू एन ए एल। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। ये आपके आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कितना आएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द होल कंडक्टर, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर है, डायरेक्शन सबकी ऊपर ही होगी, लेकिन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन होल कंडक्टर बेटा जी। तो क्या लिखोगे आप लोग कि सर एफ एम है ना, एफ एम नेट या सिंपल एफ नेट लिख सकते हो, एफ नेट है ना बेटा। क्या लिखोगे, पूरा का पूरा कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप कहोगे सर कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल, और टोटल चार्ज क्या होगा, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बोलो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एन ए एल, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई कर देंगे तो पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, और इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, वी डी क्रॉस बी। ये हो गया सिस्टम। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ जाएगी, और इसको ऐसे कर सकते हैं, सॉरी क्रॉस नहीं, सिंपल हमने क्रॉस नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हम सिंपल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है बेटा जी। तो क्या होगा, वी डी बी साइन थीटा, बाद में डायरेक्शन भी पॉइंट आउट कर देंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए आपको ये पता है कि एन ई ए वी डी साथ कर लेते हैं, तो एन ई ए वी डी ये हो जाएगा, है ना बेटा जी, इंटू एल साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, देखो एन ई ए वी डी आपका हो जाती है करंट, क्या है, करंट है, इंटू एल साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। और इंटू बी, तो बी भी तो रहेगा, बी को पॉइंट आउट कर दिया हमने। तो जो एफ नेट आपको मिला वो क्या मिला, आई, जो करंट है उसको लिखते हैं हम लोग आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये चीज आपको अब बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला में आई एल बी साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। और आपको पता है कि जो लेंथ की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, लेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो आई के अलोंग होगी, ये भी पॉइंट आउट कर लेंगे हम लोग। लेंथ की जो हम क्या लेंगे, जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज ऑलवेज, हम डायरेक्शन ऑफ लेंथ लिख लेंगे यहाँ पर, कि अभी आपको समझ में आएगा, सॉरी, इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है बेटा जी। अब यहाँ पर जो एल बी है ना, तो लेंथ कहाँ होगा, किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वहाँ से आपको निकल के आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एफ नेट क्या हो सकता है आपका है,
आई एल क्रॉस बी, ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड में है और आपका ये वेक्टर में है। देखिए इसमें आपको बस अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आई एल बी साइन थीटा होता है, कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग ही आपकी क्या है, वेलोसिटी आप लोगे। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिराइव करते हैं और कहते हैं कि जो कंडक्टर पे फोर्स लगा वो कितना लगा, आई एल क्रॉस बी। इसमें कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ हमसे डिस्कस करना बेटा जी। अब इसकी एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं बेटा जी कि मान लो ये आपके पास वायर है और इस वायर में करंट आई फ्लो कर रही है, तो लेंथ की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी, इस साइड में होगी लेंथ, जो वायर की लेंथ होगी, और लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग द करंट होगी। ठीक है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे बना दिया है, ये, ठीक है बेटा जी, ये आपने क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड और आई में कितना एंगल बना, ये एंगल जो बना है मान लो थीटा बना है, क्या बना है, थीटा बना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं बताता हूँ, मान लो फील्ड आपकी ऐसी है, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी है डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ये, ठीक है ना। आई करंट फ्लो कर रही है इधर, ठीक है। तो अगर आई करंट इधर फ्लो कर रही है नीचे की तरफ और बी कहाँ आपका राइट साइड में है, तो डायरेक्शन आप कैसे पॉइंट आउट करोगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा आप कहोगे सर एल बी कहाँ होगा, एल बी नीचे की तरफ होगा, है ना। बी, तो फोर्स कहाँ लगेगा बताओ, फोर्स कहाँ होगा कंडक्टर पे, तो अब क्या करना बेटा जी, आपको एल क्रॉस बी करना है, तो पाम फेस कहाँ होना चाहिए, आपका पाम फेस कहाँ होना चाहिए, अलॉन्ग द फील्ड होनी चाहिए, और करंट के अलॉन्ग क्या होना चाहिए आपका, फोर फिंगर करंट के अलॉन्ग। तो आप देखो थंब आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कहाँ होगा, ये ऊपर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ, क्योंकि एल कहाँ है, नीचे की तरफ, बी कहाँ है, राइट साइड में, एल क्रॉस बी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। अब आपका जो एफ नेट निकल के आया, ये जो आपका एफ नेट है, ये आई एल क्रॉस बी। अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए, या इसको बोल सकते हो आप लोग मैग्नीट्यूड में और इन मैग्नीट्यूड, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है बेटा जी। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, मतलब एल और बी के बीच में जो एंगल है, एल एंड बी, इसके बीच में जो एंगल है वह है 90 डिग्री। तो फोर्स आपका कितना होगा, आई एल बी होगा। ये फोर्स आपका होगा मैक्सिमम, ये फोर्स आपका होगा मैक्सिमम, मतलब कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स इतना ही लग सकता है। ठीक है ना। और अगर थीटा की वैल्यू क्या कर दो आप, 0 कर दो या 180 कर दो, तो क्या आ जाएगा फोर्स, आई एल बी साइन थीटा में रख के देख सकते हो, ये आपका आ जाएगा 0। ये फोर्स आपका होगा मिनिमम। तो आप इस बात को समझो कि अगर फील्ड आपकी राइट साइड में है और वायर आपका ऐसे रखा हुआ है, ये करंट आई है, तो लेंथ भी आपकी नीचे की तरफ कितना एंगल बना इनके बीच में, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा कहाँ आएगा बेटा जी, फोर्स आउटवर्ड आएगा कि इनवर्ड आएगा, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि हमें एल क्रॉस, एल भी तो इधर ही है, एल क्रॉस भी तो आउटवर्ड आएगा फोर्स, और यहाँ जो फोर्स आएगा वो आउटवर्ड, वो मैक्सिमम होगा। अगर हम इसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर आपका ऐसे है, इसी कंडक्टर को, है ना, अगर हम ऐसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, और फील्ड भी ऐसे ही है,
मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है इसमें, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच भी एंगल कितना है, 0 है। तो कोई भी फोर्स क्या होगा, देखो चार्ज कहाँ किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ, लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है ना। अगर इसको करंट को रिवर्स कर दोगे तो राइट में मूव करेगा। मतलब फील्ड के अलॉन्ग ही क्या, फील्ड के जस्ट फील्ड की तरफ या फील्ड के जस्ट अपोजिट मूव करेगा। तो थीटा आपका 0 होगा, या तो क्या होगा 180 होगा, और फोर्स हमेशा 0 होगा। इसका मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर की जो लेंथ है वो फील्ड के अलॉन्ग है, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लेना बेटा जी। अगर लेंथ जो है कंडक्टर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की जो लेंथ है उन दोनों में एंगल जो है बन गया परपेंडिकुलर, तो उस टाइम पर फोर्स आपका मैक्सिमम एक्सर्ट होगा। ठीक है बेटा। तो बेटा आपने कहा कि सर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ L है उस पर लगने वाला जो F नेट फोर्स है उसको हमने कहा कि वो होगा ILB साइन थीटा। इसको हमने नोट कर लिया। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, F मैक्सिमम कितना होगा, फार्मूला ILB होगा। इसको भी हमने नोट कर लिया। ये कब मिलता है, ये जब आपका फील्ड मान लो इधर की तरफ है ना, और करंट मान लो ऊपर हो या नीचे हो, जब ऐसे ही करंट हो नो प्रॉब्लम, ऐसे ही करंट फ्लो कर रही है, लेंथ भी आपकी ऐसी होगी, कितना एंगल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब के लिए ये है, ये पहला हो गया फार्मूला। अच्छा ये कब होगा मिलेगा फार्मूला, जब आपका मान लो बी आपका ऐसे है और करंट के बीच का जो एंगल, ये करंट मान लो वायर ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और एंगल आपका थीटा बना हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा मैक्सिमम, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर ये कंडक्टर इसकी जो लेंथ है वो फील्ड के अलॉन्ग ही ऐसे रख दिया गया है, तो उस टाइम पर तीसरा जो आपका पॉइंट बनेगा कहोगे सर FM इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। तो इन तीनों फॉर्मेट को आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है बेटा जी। कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेते हैं जिससे और भी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट फ्लो वायर को ऐसे रख दिया गया है। अब बताइए वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है। तो बच्चे सोचते हैं कि कोई ना कोई एंगल बना हुआ है, कुछ न कुछ एंगल तो बना हुआ है, लेकिन वो 90 डिग्री है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, और जो वायर है जो आपका इसी प्लेन में प्लेस किया गया है, कितना एंगल बन जाएगा लेंथ में और बी में, 90 डिग्री का। और जो रिजल्ट है वो तो ILB ही आने वाला है, लेकिन फोर्स किधर होगा, तो कहोगे सर कि पाम फेस कहाँ रखते हैं, पाम फेस रखेंगे अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, और अपने 4 फिंगर की टिप को हम करंट के अलॉन्ग कर देंगे। करंट के अलॉन्ग ही तो लेंथ होता है, L क्रॉस B है ना, रख देंगे तो आपको जो है फोर्स ऐसे मिलेगा। ठीक है ना। फोर्स को रखोगे, थंब आपका देखो ऐसे जाएगा, आप करके देख सकते हो, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, वायर पर गिरेगा परपेंडिकुलर लगेगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो बेटा हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हमने अपवर्ड ले लिया, ऐसे प्लेन ऑफ पेपर में अपवर्ड ले लिया, तो ऊपर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये बनी हुई है ऐसे लाइन, तीनों बनाया है, फील्ड मतलब नीचे से ऊपर जा रही है फील्ड। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक वायर लिया जिस वायर में करंट बाहर की तरफ जा रही है, वर्टिकल है, प्लेन पेपर के वर्टिकल वायर रखा हुआ है। तो बताइए इस वायर पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो जिस तरफ करंट जा रही है उधर हमारा L होगा। ठीक है ना। तो पाम फेस कहाँ रखोगे, पाम फेस रखोगे अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड, पाम फेस आपका होगा अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा जी। और अपने थंब को आप कहाँ लेके आओगे, अपने 4 टिप को आपको लेके आओगे करंट के डायरेक्शन में लेके आओगे, तो आपको फोर्स कहाँ मिलेगा, ध्यान देना। वैसे भी देखो तो अगर आप L क्रॉस B करोगे तो L आपका अपवर्ड है, B आपका इधर है, तो L क्रॉस B करोगे तो फोर्स आपका जाएगा लेफ्ट साइड में ऐसे, वायर पे जो लगता हुआ फोर्स आपका FM ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग विजुलाइज कर लेना, आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है बेटा जी। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका A है, ये आपका B है। तो जो वायर आपका रखा हुआ है वो वायर ऐसे रखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये वायर वैसे रखा हुआ है।
सेमी सर्कल बना करके वायर ए बी रखा गया, स्ट्रेट वायर नहीं है। फील्ड आपकी इनवर्ट डायरेक्शन में, करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, इधर राइट साइड से होते हुए आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो अब इस पे लगने वाले फोर्स की हमें चर्चा करनी है कि फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना। अब आपको तो स्ट्रेट वायर के बारे में पता था ना, क्योंकि यहाँ पर वायर लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, जो फार्मूला क्या होता है, ये होता आई एल बी, ठीक है ना। और साइन थीटा, थीटा तो यहाँ पर 90 डिग्री है ही, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्ट लगा हुआ है। तो चाहे यहाँ की, अब अगर यहाँ की बात करो इस पॉइंट पर, देखो एल पर आप कट करोगे तो एल इधर की तरफ है, अंदर क्या है, फील्ड है। तो फील्ड और छोटे से एल में एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी कहीं भी करोगे तो आपको 90 डिग्री ही मिलेगा, तो आई एल बी की तरफ होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर जो एल होता है ना, वो आपने स्ट्रेट वायर के लिए, यहाँ पर सर्कुलर वायर है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कहते हैं अगर ये आर है तो कहते हैं कि फोर्स आपका कितना होगा, एफ इक्वल टू आई और लेंथ लेते हैं पाई आर और इंटू बी कर लेते हैं, कहते हैं ऐसा फोर्स लगेगा। जबकि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ये आप लेंथ नहीं लोगे। यहाँ पर जो आपका लेंथ आया है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना ही, जो फार्मूला है उसको विजुलाइज करना ही इम्पोर्टेंट होता है। अब ए से लेकर के बी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यही आपका लेंथ एल होगा फार्मूले में जो आ रहा है। तो हम पूरे के पूरे वायर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि वायर का एक एंड और वायर का दूसरा एंड, उन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसको हम एल मानते हैं। अगर हमारा वायर स्ट्रेट है तब तो जो वायर की लेंथ होगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लेकिन अगर वायर आपका बेंड हो गया तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा लेंथ का, वो ये नहीं होगा, वो ए से बी को मिलाने वाली लाइन होगी। और इसका जो लेंथ होता है इसको बोलेंगे ये है 2r। क्या बोलेंगे, 2r। तो बताइए ये लेंथ कहाँ हो गई, राइट साइड में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, इनवर्ड हो गया। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स आपका आई एल बी आने वाला है, साइन थीटा तो आएगा नहीं। तो फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्या होगा, 2 होगा, आर होगा, इंटू बी होगा। ये करेक्ट आंसर है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया, जेई में पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन। तो बच्चे डर जाते हैं, उनको लेंथ लेने में बार बार गलती करते हैं, पाई आर लेके लेंथ को रख के सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर जो एल आया उसकी मीनिंग समझो, एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लेंथ आपकी है, ठीक है बेटा जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जैसे मान लीजिए ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, तो ये भी एग्जाम्पल था, इसको पॉइंट आउट करो। आप देखो एक वायर को ऐसे रखा गया है, यहाँ एक वायर है, मान लो ये L1 लेंथ का है, यहाँ पर L2 लेंथ का है, यहाँ पर L3 लेंथ का, यहाँ पर L4 लेंथ का है। वायर को आपस में अटैच कर दिया गया, करंट फ्लो करा गई, तो करंट आई ही फ्लो करेगी सब में। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम पर लगने वाला जो आपका फोर्स होगा वो कितना होगा। तो क्या आप कैसे, सबकी लेंथ सिंपल, आप इसकी लेंथ लोगे, इसकी लेंथ लोगे, इसकी लेंथ लोगे, इसकी लेंथ लोगे, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। तो यहाँ पर लिखोगे I इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ILB करोगे। ये आंसर बच्चे लिखते हैं, जबकि ये गलत है। आप सबका वेक्टर सम, वास्तव में आपको ये लेंथ लेनी होगी, ये लेनी है, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये लेंथ लेनी आपको है। तो आपको सबका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। इस लेंथ का, इसका ये आ जाएगा, फिर इसका फिर ये आ जाएगा, फिर इसका फिर ये आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ोगे, यानी जब भी आप फोर्स लिखोगे, है ना, तो वेक्टर सम करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका लेंथ आएगा उसको आप लोगे। तो एफ एम इक्वल टू क्या करोगे, देखो L1 वेक्टर, आई क्या होगा, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर अब प्लस L4 वेक्टर इंटू बी करोगे, तब जाकर रिजल्ट आपका आएगा। इसका जो निकालोगे मैग्नीट्यूड, ऐसे मतलब L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस L4 वेक्टर को सम करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। उसको रखोगे, तब सॉल्व करोगे, तब आंसर आएगा।
इस तरीके से क्या है, ये लेंथ हमको इम्पॉर्टेंट है, जो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को, जो वायर के एक एंड और वायर के दूसरे एंड को बिल्कुल स्ट्रेट मिला रही है। तो अगर वायर आपका स्ट्रेट है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और स्ट्रेट नहीं है तो इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब बेटा देखो जो अगला कॉन्सेप्ट है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ठीक है ना, आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक मान लीजिए एक कंडक्टर L1 है लेंथ का, एक आपका L2 लेंथ का है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक में I2 फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब ये दोनों क्या एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? आपको सर बिल्कुल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो करंट I1 है ये अपने आसपास क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। I2 भी क्या करेगी? अपने आसपास क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है बेटा जी। तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, I1 जो आपका ये है ना, ये आपका जो I1 है वो यहाँ पर जो फील्ड बनाएगा, मतलब एक बार आप क्या मान लोगे कि I2 जो वायर है वो किसके फील्ड में है? वो I1 की फील्ड में है ना बेटा जी। अब देखो बेटा मैंने क्या किया ना, यहाँ पर इनफाइनाइट वायर लिया है, लेंथ नहीं है, L1 L2 नहीं लेंगे। सिंपल क्या है, एक इनफाइनाइट वायर लिया क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखना बड़ा आसान है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि इसको टफ नहीं बनाना है। इसमें जो है कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 I2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और I2 I1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो I2 है वो I1 की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और जो I1 है वो I2 की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। क्योंकि I1 भी अपना बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड और I2 भी अपना बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि I2 पर फोर्स कितना लग रहा है, कि मतलब हमें निकालना है कि फोर्स ऑन, इसको मानो C, इसको मानो D, या ऐसे मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। CD इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो अब कितना फोर्स लगा? आप कहोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा बेटा जी? अगर लिखना हो तो आप कहोगे सर कि अब आपको I1 की क्या करनी पड़ेगी? I1 की यहाँ पर निकालनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की। इस पॉइंट पर I1 कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो कितना बनाता है? क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये जो अब I1 की जो फील्ड होगी वो होगी B1, सॉरी, तो पहले फील्ड ही निकाल लेते हैं कितना फील्ड बना रहा है ये। हाँ बेटा जी, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये बनाएगा आपका B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D इंटू I1, यहाँ पर बनाएगा फील्ड, ये होगा B1। अरे जो B1 फील्ड बनेगा ना D पॉइंट पर, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D इंटू I1, क्योंकि ये फील्ड बना रहा है। अच्छा, इसी फील्ड में ये रखा हुआ है, तो ये फील्ड जो है, ये जो 1 की जो फील्ड है I2 पर फोर्स लगाएगी, है ना। और कितना फोर्स लगाए? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। पूरे के पूरे वायर तो निकाल नहीं पाएंगे, तो निकालेंगे हम फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कैसे निकालेंगे बेटा जी फोर्स? तो फोर्स क्या होगा तुम्हारा? देखो फोर्स होता है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर फील्ड की? B1 की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी बेटा जी, इनवर्ड होगी। तो देखो वायर, इनफाइनाइट वायर में और फील्ड में एंगल है 90 डिग्री, तो ये होगा ILB। क्योंकि इनफाइनाइट वायर है इसलिए हम क्या निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, इक्वल टू आएगा I इंटू B। अच्छा, I कौन लेते हैं? जैसे मान लो यहाँ आप इस बात को समझो कि जब फोर्स निकालते हैं तो I कौन सा लेते हैं? जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उसका हम लेते हैं I। तो यहाँ होगा I2 होगा, यहाँ होगा B1। भाई यहाँ पर जो फील्ड बना हुआ है वो B1 बना हुआ है, वो किसने बनाया है? वो I1 ने बनाया है। अब B1 फील्ड में आप I2 वायर रख दिए तो फोर्स क्या लगेगा? I जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, जिस I2 इंटू L इंटू B1 जो फील्ड बनी हुई है, तो आपका क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बेटा जी? I2 इंटू B1, है ना बेटा जी। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा B1 कितना है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D इंटू I2। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इनफाइनाइट वायर लिया है। अगर फाइनाइट होता तो लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तो आपका हो गया, किसने लगाया? फोर्स ऑन क्या हो गया तुम्हारा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गया।
ठीक है ना। अब इस पे आते हैं तो I2 अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना बनाएगा, कहोगे ये B2 बनाएगा। ये कितना बनाएगा बेटा जी, ये बनाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बताइए इस केस में क्या होगा, आपका जो आपका ये होगा फोर्स, यानी F/1 ड्यू टू 2 कितना होगा बेटा जी, आप बताइए। ये होगा, क्या होता है ये अभी ये वाली इस वाली करंट पे हमें चेक करना है फोर्स, तो हो जाएगा I1 इंटू L इंटू B2 जो सेकेंड डे बनाया है फर्स्ट पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा F12 अपॉन L इज इक्वल टू B2 कितना है, वही आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। तो फोर्सेस तो बराबर होंगे, क्या होंगे बेटा जी, फोर्सेस बराबर होंगे। लेकिन बताइए ये B1 जो फोर्स I2 पे एक्सर्ट करेगा वो किधर की तरफ करेगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो आपको पता है B1 कहाँ है, इनवर्ड है। B1 कहाँ है बेटा, इनवर्ड है। करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो आपका अपना पाम फेस इनवर्ड होगा और अपना जो फिंगर टिप आपका होगा वो करंट की तरफ होगा। तो थंब आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये इधर की तरफ फोर्स होगा, ऐसे ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये इस पे इधर लगाएगा, वो फोर्स इधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है तो अट्रैक्शन होता है, और वही जब क्या होगी करंट, मान लो एक वायर आपका यहाँ पे है, करंट I1 ऊपर जा रही है, ये करंट एक वायर यहाँ पर है, करंट I2 आपकी नीचे आ रही है, बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, D है। तो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे बेटा जी, ठीक है ना। बट I2 I1 को रिपेल करेगा, आप देख सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और I2 को I1 रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस प्रकार से जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो रिपल्सन होगा, जब सेम डायरेक्शन में दो वायर में करंट फ्लो होती है तो आपस में अट्रैक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझोगे और कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मेट को मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर हमने जो आपको डिराइव किया है L ले करके डिराइव किया है कि लेंथ आपकी L है, लेकिन हमने फील्ड क्या लिया है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, मतलब इनफाइनाइट वायर का फील्ड लेके हम चले हैं। इसकी फॉर सिंप्लिसिटी हमने ऐसा किया है, बाद में आप अगर L लेंथ का वायर है तो L से मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये पूरा का पूरा, लेकिन आप इनफाइनाइट के लिए निकालोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालते हो। तो फोर्सेस आपको निकल गए, अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, अच्छा आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो आपने L कैसे ले लिया, हम सिर्फ आपको बता रहे थे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं। ये बहुत बड़ा लेंथ है, इसको बोलते हैं L लेंथ नहीं, इसको मतलब है फोर्स पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है F12 अपॉन L। L क्या चीज़ है, L कुछ है नहीं, वो है पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ को डिफाइन करने के लिए है बस। तो इसलिए क्या है कि इस चीज़ को मैंने ऐसे पॉइंट आउट कर दिया है। अगर यहाँ पर L आप नहीं लिखना चाहते हो, सिंपल आप लेंथ लिख लो बस, पर यूनिट लेंथ, तब भी काम आपका चलेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करो बेटा जी, अदरवाइज मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। ओके, थैंक यू बेटा।